प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाना जरूरी है। देश के कर्णधारों का साफ सुथरी छवि का होना जरूरी। भारत के लिए आसियान की अहमियत, बिजनेस स्टैंडर्ड। अब आर्टिकल विस्तार से। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाना जरूरी है। दैनिक भास्कर। विगत वर्ष के बजट आवंटन बीई के मुकाबले इस वर्ष वास्तविक खर्च आरई उन मदों में कम हुए हैं जिनमें आमतौर पर किसी भी कल्याणकारी राज्य से ज्यादा खर्च करने की अपेक्षा होती है। तीनों मुख्य सब्सिडी 3F फर्टिलाइजर, फूड एंड फ्यूल में पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा कटौती हुई है। यहां तक कि वर्ष 2024-25 के बजट में भी 2,05,250 करोड़ रुपए का प्रावधान विगत वर्ष के आरई से 8,000 करोड़ रुपया कम किया गया है। इसके अलावा यह भी चिंतनीय है कि शिक्षा के मद में बजटीय अनुमान के मुकाबले वास्तविक खर्च 8,000 करोड़ कम हुआ, जबकि स्वास्थ्य व समाज कल्याण में भी क्रमशः 9 और 9.5 हजार करोड़ रुपए कम खर्च हुए। इसके अलावा सरकार का पूंजीगत निवेश, जिससे अंतर संरचनात्मक विकास होता है, वह भी विगत बजट अनुमान के मुकाबले 50,000 करोड़ रुपए कम रहा है। कहना न होगा कि मार्केट सेंटिमेंट्स को खुश रखने के लिए इन मदों में कटौती करना सरकार की मजबूरी थी, ताकि वित्तीय घाटा कम करके 5.9% रखने के संकल्प को पूरा किया जा सके। तभी तो संसद में सत्ता पक्ष ने इसे 5.8% तक लाने पर ताजिया बजाई। लेकिन सरकार को यह भी देखना होगा कि चीन से निवेशकों को अपने पाले में लाने की ललक में कहीं हमारे नौनिहाल न उपेक्षित हो जाएं। जरूरत है कि इनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जाए। यह भी सच है कि अगर नवजात या शिशु का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो देश का भविष्य खतरे में बना रहेगा, क्योंकि कुपोषण से शारीरिक ही नहीं मानसिक विकास का रिश्ता है। यह सच है सब्सिडी युक्तिपूर्ण हो, लेकिन किसानों का टर्म्स ऑफ ट्रेंड, उनके जीवन यापन के खर्चे और उसका कृषि से लाभ में अंतर आज भी सही अनुपात में नहीं है। देश के कर्णधारों का साफ सुथरी छवि का होना जरूरी है। हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति मुख्यमंत्री रहते ही कर्पूरी ठाकुर ने सीबीआई को लिखा था कि बिहार सीमा में किसी भी गंभीर मामले की जानकारी मिले तो वह गोपनीय ढंग से जांच शुरू कर दे। राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। यह आदेश 1996 तक प्रभावी रहा, जबकि आज कई मुख्यमंत्री गंभीर आरोपों से घिरे हैं। कहीं उनके स्वजन हैं, पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम हैं। इनका निर्देश है सीबीआई बिना अनुमति उनके राज्यों में न घुसे। गुजरे 2 माह की खबरों पर उड़ती नजर डालें। एक सांसद के घर से आयकर के छापे में 314 करोड़ रुपए नकद बरामद। इंटर टॉपर घोटाले के सूत्रधार बिहार के यहाँ छापे में 3 करोड़ कैश मिले। जमीन से जुड़े 100 दस्तावेज भी। एक सचिवालय राजस्थान में पोस्टेड वित्तीय सलाहकार ने दो दिनों में 26 फ्लैट खरीदे। इसी समय महादेव ऐप छत्तीसगढ़ प्रकरण के और तथ्य सामने आए। 5,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग, दुबई की एक शादी में 200 करोड़ खर्च, एक दूसरे राज्य झारखंड में मनरेगा लूट, जमीन धांधली, खनन घोटाला, टेंडर लूट, बालू धांधली, शराब घोटाले, यानी यहाँ सरकारी काम वही वही लूट नहीं, सार्वजनिक डकैती। और तो और घोटाले से सेना तक की जमीन बेचने का दुस्साहस। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर का सम्मान सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, प्रामाणिकता, शुचिता, मर्यादा का अभिनंदन है। उस राजनीतिक सहयोग संस्कृति का यशोगान है जिसमें शब्द कर्म में एका थी, साधन साधे में फर्क नहीं था। कथनी करनी एक होते थे। कर्पूरी जी का एक अन्य प्रसंग देखें। पार्टी ने अंतिम क्षणों तक 1985 एक सीट समस्तीपुर का प्रत्याशी गोपनीय रखा। अंतिम बैठक में कर्पूरी जी ने राम बाबू मंत्री रहे से पूछा, समस्तीपुर के हर घर में हमने पानी पिया है, खाना खाया है, कौन आदमी है जिन्हें मैं नहीं जानता, आप नाम बताएं। पार्टी नेताओं ने चुपचाप रामनाथ ठाकुर का नाम तय कर रखा था। सुनते ही कर्पूरी ठाकुर ने नेताओं से पूछा कि क्या इंदिरा जी का वंशवाद खराब और कर्पूरी ठाकुर का ठीक, यह कैसे सही है? साथी निरुत्तर। कर्पूरी जी ने कहा कि विधानसभा घर की पंचायत नहीं की पिता पुत्र साथ बैठकर फैसला करेंगे। यह लोक रहनुमा का मंच है, इसकी गरिमा सम्मान रखिए। वह चुनाव लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। महावीर त्यागी ने लिखा है कि खद्दर की पैबंद लगी गंजी पहनते थे सरदार पटेल। उनकी बेटी मणिबेन उनके कुर्ते पर पैबंद सिलती थी। आजादी बाद सोशलिस्टों ने उन पर बड़े घरानों के पक्षधर होने का आरोप लगाया। एक भारी जनसभा में सरदार ने कहा, मैंने फैसला किया था यदि पब्लिक लाइफ में काम करना हो तो अपनी मिल्कियत नहीं रखनी चाहिए। तब से आज तक मैंने अपनी कोई चीज नहीं रखी है, ना ही मेरा कोई बैंक अकाउंट है, न जमीन है और ना ही अपना मकान है। ऐसे ही नेताओं के तप त्याग चरित्र से भारत फला फूला है। गांधी, पटेल, लोहिया, दीनदयाल, जयप्रकाश से कामराज, कर्पूरी तक पुरानी पीढ़ी के अनेक महानायक इसी संस्कृति का विस्तार से। इतिहास का प्रसंग है, मेघस्थिनी चाणक्य से मिलने आए, देखा काम में व्यस्त हैं, वहां जल रहा दीपक बुझाते हैं, दूसरा जलाते हैं, फिर मेघस्थिनी से संवाद करते हैं। मेघस्थिनी का जी की जिज्ञासा है
एक दीपक बुझाकर दूसरा क्यों जलाया आपने? चाणक्य का सहज जवाब था, अब तक महामंत्री की हैसियत से राष्ट्र का काम कर रहा था, अब चाणक्य की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। उस दीपक में राष्ट्र का तेल है, निजी कार्य के लिए राष्ट्रीय संपत्ति का उपयोग घोर अपराध है। यह है इस मुल्क की तासीर। इसे बचाने के लिए सभी दलों में आम सहमति बने। 1967 भ्रष्टाचार मिटाओ, 1974 भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार आंदोलन, फिर 1988-89 बोफोर्स प्रकरण दौरे की तरह सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार की सफाई जन अभियान बने। आम जन का बेहतर भविष्य भ्रष्टाचार विहीन व्यवस्था में ही संभव है। भारत के लिए आसियान की अहमियत, बिजनेस स्टैंडर्ड। अमिताभ बत्रा, लेखक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में अर्थशास्त्र की प्राध्यापक हैं। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते AITIGA की समीक्षा इसी माह होनी है। देश का उद्योग जगत लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। वह समझौते के प्रावधानों में संशोधन चाहता है ताकि द्विपक्षीय व्यापार संतुलन जो आसियान के पक्ष में है उसे कम किया जा सके या पलटा जा सके। गत नवंबर में समीक्षा की घोषणा के तत्काल बाद भारतीय उद्योग जगत से आए वक्तव्यों में आसियान से चुनिंदा वस्तुओं का आयात बढ़ाने को लेकर चिन्हित किया गया था। बहरहाल, अगर भारतीय वार्ताकार केवल इन आशंकाओं से निर्देशित न हो तथा अन्य उभरते वैश्विक एवं क्षेत्रीय व्यापार संदर्भों को भी ध्यान में रखें तो बेहतर होगा। AI AITIGA 2009 में हस्ताक्षरित एक उथला मुक्त व्यापार समझौता FTA है। इस मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से कुछ आसियान देशों को भी अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्रदान किया गया जो प्रायः बड़ी नकारात्मक सूची वाले हैं। इसके अतिरिक्त रूल्स ऑफ ओरिजिन ROO ने सिंगापुर जैसे सदस्य देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय FTA की तुलना में सीमित मूल्यवर्धित सामग्री की बात कही। सेवाओं के उदारीकरण से जुड़े समझौते में अपेक्षित क्षतिपूर्ति लाभ भी उस लंबी अवधि के कारण फलीभूत नहीं हो सका जिस दौरान वार्ता हुई। आसियान के अंदर सेवा क्षेत्र के सीमित उदारीकरण के कारण भी ऐसा हुआ। आसियान के साथ बढ़ते घाटे के लिए भारत का उच्च टैरिफ अधिक बड़ी वजह है। इसके अलावा भारत की सीमित निर्यात प्रतिस्पर्धा क्षमता के कारण आसियान देशों को अपेक्षाकृत अधिक प्राथमिकता मार्जिन प्रदान किया जा रहा है। भारत के प्रायः सभी FTA में इन दोनों कारकों का योगदान है क्योंकि भारत गैर कृषि क्षेत्र में तरजीही देश में अधिकांशतः अधिक औसत टैरिफ रखता है। ऐसे में भारत के लिए यह उपयुक्त होगा कि वह संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने से पहले आयात टैरिफ कम करे। समीक्षा वार्ता में यह बात ध्यान देने लायक हो सकती है कि कृषि और वस्त्र क्षेत्र को भारत अक्सर आसियान के गैर टैरिफ उपायों द्वारा उच्च सुरक्षा के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। वे उन क्षेत्रों में से हैं जो दुनिया के अधिकांश FTA में तरजीही बाजार के दायरे से बाहर है। बहरहाल, FTA समीक्षा में व्यापक संदर्भ को दूरगामी लाभ के नजरिए से देखना जरूरी है जो क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखला के एकीकरण के साथ भारत को हो सकता है। आसियान के साथ FTA में संशोधन भारत को अवसर देता है कि वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP से बाहर रहने के कारण हुए नुकसान की भरपाई कर सके। इसके माध्यम से वह क्षेत्रीय वैश्विक मूल्य श्रृंखला केंद्र के साथ भी जुड़ सकता है। यह समय से उठाया गया कदम है क्योंकि क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को लेकर आसियान की केंद्रीयता चीन+1 की विविधता की रणनीति के कारण नए सिरे से जोड़ पकड़ रही है। आसियान देशों की अर्थव्यवस्थाएं मोटे तौर पर भू राजनीतिक रूप से निरपेक्ष होती हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होती हैं, निर्यात की ओर उनका मजबूत झुकाव होता है और वे कई व्यापार और निवेश समझौतों में शामिल होती हैं। यह बात उन्हें चीन से परे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के लिए आकर्षक बनाती है। जापान और कोरिया जैसी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं अन्य आसियान अर्थव्यवस्थाओं के अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम को सक्रिय रूप से सब्सिडी दे रही हैं और वहां फ्रेडशोरिंग कर रही हैं। फ्रेडशोरिंग का अर्थ है निर्माण और सोर्सिंग के काम को ऐसे देशों में स्थानांतरित करना जो भू राजनीतिक सहयोगी हों। इस दृष्टि से वियतनाम अमेरिका के लिए सेमीकंडक्टर विनिर्माण का नया ठिकाना है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का इस प्रकार गहन होना और इस संदर्भ में संभावित लाभार्थी आसियान अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती तादाद एक अहम तत्व है जिसे FTA समीक्षा की प्रक्रिया में महत्व दिया जाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए AITIGA की समीक्षा को लेकर 3 अहम बातें हैं। सबसे अधिक ध्यान समुचित ROO के गठन पर दिया जाना चाहिए। भारत को अत्यधिक जटिल दोहरे मानकों पर आधारित ROO से बचना चाहिए और प्रमाणन की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। जरूरत यह है कि आसियान देशों ने RCEP के जरिए जिसे क्षेत्र व्यापक संचयन को चुना है उस पर सावधानी पूर्वक विचार किए जाए। RCEP के तहत 40% स्थानीय सामग्री का नियम क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के लिए अहम है और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को नई जगह स्थापित करने के लिए एक बड़ा आकर्षण है। संभव है कि आसियान RCEP का इस्तेमाल AITIGA की समीक्षा के लिए नमूने के तौर पर करे।
आरओजी में किसी तरह की क्षेत्रव्यापी व्यवस्था को अपनाने से भारत आरसेप से बाहर रहने की सीमाओं से निजात पा सकेगा और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हो सकेगा। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू निवेश चैप्टर से संबंधित है, जिस पर भारत को अब तक अपनी एफटीए में बातचीत करना मुश्किल लगता रहा है। आसियान की अपेक्षाओं को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ उसके ताजा एफटीए से में उन्नयन से समझा जा सकता है, जो अग्रगामी सोच का है। विवाद निस्तारण और निवेशकों के साथ तरजीही मुल्क वाला व्यवहार, घरेलू सामग्री के इस्तेमाल जैसी प्रदर्शन से जुड़ी शर्तें एवं न्यूनतम निर्यात आवश्यकताओं आदि को संशोधित निवेश चैप्टर में शामिल किया गया है। ये तत्व क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को निवेश के लिए आकर्षक बनाते हैं। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने रुख में बदलाव करे, जो 2016 की द्विपक्षीय निवेश संधि के उच्च प्रतिबंधात्मक मॉडल पर आधारित है। तीसरा, AITIGA के अनुभव लेते हुए समीक्षा वार्ता एक साथ और व्यापक आधार पर की जानी चाहिए। वस्तुओं, सेवाओं और निवेश उदारीकरण को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। हर घटक की सीमा के लिए अलग वार्ता क्षेत्रों के पार सौदेबाजी और व्यापार गतिरोध की संभावनाओं को सीमित करती है। इससे वार्ताकार पक्षों की महत्वाकांक्षा ढांचागत रूप से सीमित हो जाती है। बहरहाल यह अहम है कि सेवाओं के उदारीकरण में भारत चरण 4 उदारीकरण से परे सोचे और उन क्षेत्रों पर विचार करे जो विनिर्माण के साथ जुड़कर निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद करेंगे। इसमें सुधार और रखरखाव जैसे भारत की तुलनात्मक बढ़त वाले क्षेत्र और डिजिटल सेवा क्षेत्र शामिल हैं, जिस पर क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय के नजरिए से आसियान का विशेष ध्यान है। आखिर में भारत को पूर्व की ओर देखो नीति के महत्व की सराहना करनी चाहिए। उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा व्यापार संरक्षण और अंतर्मुखी क्षेत्रवाद को अपनाने के विपरीत एफटीए के नियमों का पालन करने वाला यह इकलौता ऐसा क्षेत्र है। अमेरिका के साथ हालिया व्यापार नीति मंच की वार्ताओं ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि भारत के लिए प्राथमिकताओं के लिए सामान्यीकृत व्यवस्था की बहाली होगी। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के लिए अहम हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के व्यापार स्तंभ समझौते पर भी सदस्य अर्थव्यवस्थाओं में सहमति नहीं बन सकी। यूरोपीय संघ के साथ भारत का एफटीए भी कुछ खास प्रगति नहीं कर सका है। ऐसे में भारत को लाभकारी वार्ता और AITIGA की समीक्षा प्रक्रिया के समय पर निष्कर्ष के लिए परिश्रम पूर्वक पूर्व तैयारी सुनिश्चित करनी चाहिए। धन्यवाद।